गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले स्टडी करा था कि आपका जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जो एक्सरसाइज हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है आपके मस्कुलर सिस्टम पे, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। आज हम स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। एजिंग की वजह से आपके क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ एजिंग। एजिंग है क्या? एजिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैक्टरल प्रोसेस है, जिसके अंदर आपको क्या है, आपके ऑर्गन डीजनरेट होना शुरू करते हैं। ऑर्गन सिस्टम एंड टिश्यूज़ जो है आपके डीजनरेट होना शुरू करते हैं। इसमें क्या है, आपके ऑर्गन की जो मसल्स, जो सेल हैं, ये देखिए आपका फेस का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि एजिंग का कैसे फेस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फेस यहाँ पे आपका बिल्कुल टोन्ड है। धीरे धीरे जैसे जैसे आपके एज बढ़ती है तो इसमें आपके देखिए आइज़ के पास में किस तरीके से सैगिंग होना शुरू हो गई है मसल्स की। इसी के साथ साथ आपके जो नोज़ एंड लिप्स के पास में यहाँ पे लाइन बननी शुरू हो गई है। आप ये देखिए साथ के साथ में आपके जो मसल्स यहाँ पे टोन थी बिल्कुल, वो यहाँ पे आके बिल्कुल लूज़ हो गई हैं। तो दीज आर द साइंस ऑफ एजिंग। ये जो एजिंग है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपकी जो टिश्यूज़ है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो थे वो डिक्रीज़ होगी, जो टोनिंग उनकी थी वो डिक्रीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे जो आपके मसल्स है बिल्कुल लूज़ पड़ चुके हैं, ठीक है, वो अपने आप को अच्छे से अडेयर करके नहीं रख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपका एजिंग जो है वो किस तरीके से आपको इफ़ेक्ट करती है। एजिंग जो है एक तरीके से देखा जाए तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आपका जेनेटिक भी होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो आपको जेनेटिक जो इन्फ्लुएंस है वो रहता है। जैसे कि अगर जेनेटिकली अगर कोई बहुत ही जल्दी एज्ड हो जाता है, या फिर उसकी जो स्किन है जेनेटिकली बिल्कुल ऐसी जैसे एज्ड पर्सन की स्किन होती है, अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको एक एग्जांपल मिलेगा जो कि नियरली 27 ईयर ओल्ड एक लेडी है जिसकी स्किन इतनी लूज़ है जैसे कि किसी बूढ़े की भी इतनी लूज़ नहीं होती। तो ये क्या है, उसका जेनेटिक फैक्टर है, जो कि उसका शुरू से वो इनिशियल स्टेज से वो क्या है, बिल्कुल ऐसी उसकी स्किन ऐसी जैसे ओल्ड एज या फिर एजिंग वाली स्किन लगती है। इसके बाद में आप देखिए कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं सच एज डाइट। अगर डाइट अच्छी नहीं है, आपकी प्रॉपर डाइट पुअर डाइट है, तो आपके एजिंग के साइन बहुत जल्दी आपके फेस पर विजिबल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज रेगुलर नहीं करते या फिर माइक्रोब्स के साथ में आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उससे भी क्या है, आपकी एजिंग प्रोसेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सरसाइज रेगुलर अगर नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी मसल जो टोन रहती है वो टोनिंग उसकी ख़त्म हो जाती है, और बहुत जल्दी लूज़ पड़ने की वजह से उसकी जो एक साथ अपने आप को फर्म एक शेप देने की जो उसकी स्ट्रेंथ है वो लूज़ हो जाती है। इसके बाद में आपका जो माइक्रोब्स का एक्सपोजर का मतलब ये है कि आपकी बॉडी अगर क्लीन नहीं रहती, लाइक आपका फेस पे एक्ने होता है, वो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो फेस की क्लीनलीनेस प्रॉपर ना होने की वजह से आपका जो सीबम, जहाँ जो आपके ऑयल ग्लैंड से जो आपका सीबम सीक्रेट होता है वो ब्लॉक होने की वजह से वहाँ पे क्या होता है, आपका पिंपल नज़र आना शुरू होता है। दैट इज़ ड्यू टू माइक्रोब अटैक ओवर देयर। आपके जो सीबम है, सीबम को ब्लॉक जो करता है, दैट इज़ आपका माइक्रोब है, बैक्टीरिया, वो आपके ऑयल ग्लैंड को ब्लॉक करके वहाँ पे पिंपल वाला जो इफ़ेक्ट है वो शो होता है। पोल्यूटेंट्स एंड रेडिएशन, ये भी क्या आपके एजिंग के प्रोसेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए एजिंग जो प्रोसेस है ग्रेजुअली बॉडी के अंदर चेंज होने को, जो टाइम पास होता रहता है उसके अकॉर्डिंग जो बॉडी के अंदर जो चेंज आता है वो दैट इज़ कॉल्ड एज एजिंग। नियरली जो नोटिस होता है 30 की एज के बाद में नोटिस होना शुरू होता है। इससे पहले आप क्या है, एजिंग को नोटिस नहीं कर पाते। ये क्या है, एक तरीके से कंटिन्यूस है, मतलब एजिंग प्रोसेस कंटिन्यूस होता रहता है। ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा एज्ड अगर कोई इंसान है तो वो वापस यंग नहीं बन सकता। इज़न्ट इट? आप किसी बूढ़े को कभी आपने देखा कि वो यंग एज में कन्वर्ट होते हुए? नहीं ना। तो ये क्या है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसके बाद में आप देखिए कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या आते हैं जो एजिंग की वजह से आपको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका एजिंग में नियरली 20 जो आपका रिसर्च है, रिसर्च के अकॉर्डिंग आपका देखिए जो स्टार्टिंग है नियरली वो क्या है 20 to 30 ईयर्स की जो एज है उसके बीच में आपका बिल्कुल पीक रहता है, यंग एज बिल्कुल रहती है। पर आपको जो 30 ईयर्स है, 30 ईयर्स के बाद में आपका एजिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपका डिक्रीज़ होता है, आपकी जो स्किन है वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है, उसके फंक्शन में सिस्टम में क्या है, कमी आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद में आपका नियरली 30 ईयर्स ऑफ एज के बाद में आपका बिगनिंग ऑफ एजिंग स्टार्ट हो जाता है। अंडरस्टूड? आपके ऑर्गन्स का डिजनरेशन होना शुरू होता है, मतलब कि उनके फंक्शनिंग में स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में आप देखिए आपका चेंजेस क्या है, चेंजेस इन
मसल साइज़ एंड स्ट्रेंथ, आपकी जो मसल का साइज़ है और स्ट्रेंथ जो है उसमें चेंज आना शुरू होता है। अगर आप किसी बूढ़े इंसान से कहें कि आपको 100 मीटर रेस लगाना है और किसी यंग पर्सन को कहें कि 100 मीटर रेस लगाना है, तो कौन जल्दी दौड़ेगा? डेफिनेटली जो ओल्ड एज है वो नहीं दौड़ पाएगा और जो यंग है वो दौड़ पाएगा। तो ये क्यों है? क्योंकि उसकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ या जो साइज़ था वो डिक्रीज़ हो जाता है, चेंज हो जाता है, मसल का मास डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या है, और बॉडी फैट का इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। अब मसल जो साइज़ में डिक्रीज़ हो रही है, स्ट्रेंथ में भी डिक्रीज़ हो रही है, ये क्या कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करने की वजह से आपका जो रनिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रेंथ कम होना कब, कौन सी एज से शुरू होता है? दिस इज़ नियरली अबाउट 35 to 45 ईयर्स ऑफ एज, और 60 ईयर की एज पे जाके बिल्कुल ही कम हो जाता है, 20% ही रह जाता है। एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो रहती है इंडिविजुअल की वो नियरली 20% रह जाती है एट द एज ऑफ 60। कभी कोई बूढ़ा अगर इंसान आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आता है तो आप उसमें कहते हैं कि वो कितना एक्टिव है ये, पर उसकी एक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स अपॉन हिज एक्सरसाइज, जो वो डेली एक्सरसाइज करता है उसके ऊपर वो डिपेंड रहती है। इसके बाद में आप देखिए चेंजेस इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, जो बॉडी का कंपोजिशन और जो मेटाबॉलिज्म उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। लाइक आपका जो बॉडी फैट है उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा उससे, पर एनर्जी इतनी नहीं रिलीज़ हो पाती, क्योंकि जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है बहुत ही स्लो हो जाता है। जब ऑर्गन आपका प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा तो उसका मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी वो भी स्लो डाउन हो जाएगी, जिससे कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। इसके बाद में आप देखिए बॉडी का फैट इंक्रीज़ भले ही हो रहा है, जो आपका बॉडी फैट है वो इंक्रीज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट एंड देयरफॉर द लीन बॉडी वेट, जो बोन आपके लिगामेंट्स, टिश्यू एंड टेंडन्स, मसल्स एंड वाटर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। द मेटाबॉलिक रेट डिक्रीजेज ग्रेजुअली विद द इंक्रीजिंग एज, जो मेटाबॉलिक रेट है आपका डिक्रीज़ हो रहा है एज के साथ में, पर आपका जो बॉडी का फैट जो एक्यूमुलेशन है वो ज़्यादा हो रहा है, पर आपके जो बॉडी वेट है वो कम होता है। फैट यहाँ पे डिपॉजिट भले ही हो रहा है, पर यहाँ पे जो फैट है बॉडी का वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता, ठीक है। मान लीजिए आपका बॉडी फैट, तो यहाँ पे आपकी मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से क्या है, आपकी बॉडी के जो फैट है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता है। तो इससे क्या है, आपको जो ओल्ड एज है, जिनकी जो बूढ़े होते हैं उनको अगर आप देखेंगे तो उनको भूख भी कम लगती है। भूख कम लगने की वजह से क्या होता है, उनका बॉडी का फैट यूटिलाइज नहीं हो पाता प्रॉपरली, और वो फैट यूटिलाइज ना होने की वजह से उनके जो लिगामेंट्स है, टिश्यूज, टेंडन्स, मसल्स एंड वाटर, इन सब में क्या होता है, इनकी स्ट्रेंथ में कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, आपका जो एज है, एजिंग होने की वजह से जो भी आपका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, बॉडी का जो कंपोजिशन है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है चेंज इन बोन डेंसिटी। जैसे एज बढ़ती है तो उसके अंदर बोन की डेंसिटी भी कम होनी शुरू हो जाती है। जो बोन की डेंसिटी में चेंज आता है वो इसलिए आता है बिकॉज जहाँ ओल्ड एज में के कैल्शियम का जो डिपोजिशन है बोन के अंदर वो कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जैसे जैसे 40 ईयर्स ऑफ एज के बाद में क्या होता है, आपकी जो बोन्स हैं वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि आपकी हड्डियों का भुरभुराना, मतलब हड्डियों का फ्रैक्चर होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें बोन की डेंसिटी कम होने की वजह से तो होता है ये। अगर कैल्शियम आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट प्रॉपर्ली नहीं होगा, आपकी बोन्स में डिपॉजिट नहीं होगा, तो क्या होगा, बॉडी का जो बोन की जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी, और कम होने की वजह से उनका फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए, साथ ही साथ अभी देखिए कि आपको जो रिडक्शन है हाइट में भी थोड़ा सा रिडक्शन होना शुरू होता है। आप देखेंगे किसी भी ओल्ड इंसान को अगर आप देखेंगे तो क्या झुक के चलता है थोड़ा, वाई, क्योंकि उनकी जो हाइट है उसमें भी रिडक्शन होना शुरू करता है बिकॉज ऑफ चेंज इन बोन डेंसिटी। उनकी वर्टिब्रा भी थिनिंग होना शुरू हो जाती है। वर्टिब्रा का जो डिपोजिशन है, बोन की जो डेंसिटी वो कम होने की वजह से हाइट में भी थोड़ा सा रिडक्शन आपको देखने को मिलता है। काफ़ी टाइम आपने देखा होगा कि जो काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, स्टिक का सहारा लेके, लाठी का सहारा लेके तब चलते हैं। वो उसी का यही रीज़न है, बिकॉज वो सीधे खड़े नहीं हो पाते ड्यू टू थिनिंग ऑफ वर्टिब्रा। इसके बाद में आप देखिए चेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें भी काफ़ी चेंज हो जाता है। आपके एज के साथ में जो पल्मोनरी फंक्शन है वो बहुत ही इम्पेयर्ड हो जाता है, क्योंकि आपका जो एयरवेज है, लंग्स टिश्यूज़ है, वो क्या होते हैं, लेस इलास्टिक। जो इलास्टिसिटी है वो रिड्यूस होने की वजह से उनकी एफिशिएंसी घट जाती है। एफिशिएंसी घटने की वजह से क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि आपको ऑक्सीजन का जो अपटेक है, जो ऑक्सीजन आपकी बॉडी लेती है, एक्सचेंज जो करती है, उसको वो डिक्रीज़ हो जाता है। रिब केज क्या होता है, आपका वीक हो जाता है। रिब केज क्या है आपका, जिसके अंदर आपके लंग्स पैक हैं। आपका जो लंग्स है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि आपका जो कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें मैंने बताया था कि लंग्स के आपके दो लंग्स हैं आपके, दो लंग्स हैं आपके,
और ये किससे प्रोटेक्टेड है? ये प्रोटेक्टेड है बोनी स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड एज रिब केज। फ्रंट से तो एक बोन के साथ में अटैच है दैट इज स्टर्नम, जिसको आप चेस्ट बोन भी कहते हैं। पीछे से अटैच रहती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ में। ठीक, ये कितने हैं? 12 पेयर। ये 12 पेयर ऑफ बोन्स होती हैं। तो ये क्या है? रिब केज कहलाता है। एक तरीके से पिंजरा बना हुआ है किसके लिए? आपके लंग्स के लिए, ताकि उसके अंदर आपका लंग्स प्रोटेक्टेड रहे। आपके ओल्ड एज के अंदर ये क्या है इनकी? तो ये आपका रिब केज के अंदर क्या आपके लंग्स प्रोटेक्टेड है। तो अगर आपके ओल्ड एज में क्या है, रिब केज की क्या है, स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। मैंने आपको बताया ऑस्टियोपोरोसिस में आपके जो बोन्स हैं ये इनमें भी थिनिंग होना शुरू होती है। इनके अंदर कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का डिपोजिशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो इलास्टिसिटी है आपके रिब केज की वो डिक्रीज होने की वजह से आपके जो लंग्स है वो प्रॉपरली आप ब्रीद इन ब्रीद आउट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ओल्ड एज में आके भी क्या होता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी काफ़ी चेंजेस आना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस रिब केज आपकी जो शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ, मतलब आपकी जो ब्रेथ है, सांस वो बहुत ही शॉर्ट धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। अगर कोई बूढ़ा आदमी थोड़ा वॉक करे थोड़ी दूर तक, लाइक मान लीजिए 1 या 2 मीटर की डिस्टेंस या फिर हाफ ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस अगर वो कवर करता है तो डेफिनेटली वो बहुत बुरी तरह थक जाएगा। अगर इन कंपैरिजन टू यंग कोई बंदा है, अगर वो वहाँ पे उतनी डिस्टेंस कवर करता है तो वो इतना नहीं थकेगा। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखिए आपका है देन चेंज इन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। आपका कार्डियो आपका हार्ट से रिलेटेड है, वैस्कुलर आपके वेसल्स जो कि आपकी आर्टरी एंड वेन्स है, इनमें भी आपके चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती है तो इसमें कार्डियक मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। जिस तरह आपका ब्लड जो पंपिंग हो रहा था उसकी जो इलास्टिसिटी थी वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिससे आपका जो वॉल्यूम है, जो कार्डियक आउटपुट जो ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज़ हो जाता है विद एज। ब्लड वेसल्स क्या करती है, अपनी इलास्टिसिटी लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ आपके हार्ट के जो वाल्व्स हैं उनकी फ्लैक्सिबिलिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ये वाल्व क्या है, हार्ट के वाल्व्स क्या हैं? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपका जो हार्ट है इसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। जब आपका हार्ट एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर के अंदर रन करता है तो यहाँ पे एक डोर टाइप आपके स्ट्रक्चर होता है। ये डोर टाइप क्या है, वन साइड फ्लो ऑफ ब्लड को अलाउ करते हैं, मतलब आपका अपर से सिर्फ लोअर की तरफ अलाउ करेंगे। अगर यहाँ से बैक फ्लो होना चाहेगा तो ये डोर क्लोज हो जाते हैं। इनकी क्लोज ये जो है आपका डोर की तरह जो फंक्शन करे, दीज आर कॉल्ड एज वाल्व। अगर ये वाल्व में इसकी इलास्टिसिटी अगर लूज हो जाए तो डेफिनेटली क्या आपका हार्ट प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली आपका जो ब्लड है वो क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या है आपके हार्ट की एफिशिएंसी में डिक्रीज़ होना शुरू होगा। लाइक आपका प्योर एंड इम्प्योर ब्लड के मिक्सिंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखिए आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है किस तरीके से आपका डिक्रीज़ होता है, इसकी एफिशिएंसी आपको ये चीज़ पता चली यहाँ पर। इसके बाद आप देखिए चेंज इन नर्वस सिस्टम। आपके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चेंज आता है? आपका नर्वस सिस्टम क्या है कि आप जो भी कोई स्टिमुलाई, आपको जो भी स्टिमुलाई मिलता है वो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज़ CNS, यहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ से रिस्पॉन्स आपको मिलता है। ये जो आपको स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स जो आपको ट्रैवल कराते हैं इनको कहते हैं नर्व सेल। नर्व सेल क्या है, हमारी बॉडी के अंदर लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। ये सेल जो है सिग्नल कैरी करते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी, आपने स्विच ऑन कर एकदम से फ़ैन जल गया, आपने स्विच ऑन कर एकदम से बल्ब जल गया, इस तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक, अगर इनकी कोऑर्डिनेशन में कमी आ जाए तो आपका क्या है, मतलब ओल्ड एज के साथ में जाके इनकी कोऑर्डिनेशन में कमी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए ये आपको कैसे पता चलेगा, मान लीजिए आपको कोई रिस्पॉन्स, अगर किसी ओल्ड एज पर्सन के साथ में अगर कोई रिस्पॉन्स उसको मिला है, लाइक उसकी चोट लगी है या फिर मच्छर ने काटा है, नॉर्मली तो बहुत ही छोटे छोटे रिस्पॉन्स है, वहाँ पर स्टिमुलाई है, मतलब अगर वहाँ पे रिस्पॉन्स वो लेट करता है, इट मीन्स क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन में वीकनेस आनी शुरू हो गई है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी नर्वस सिस्टम का, दैट इज़ अल्जाइमर्स डिजीज़। अल्जाइमर्स डिजीज़ में क्या होता है, आपका जो मेमोरी पावर है, जो नर्वस सिस्टम की मेमोरी पावर है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी चीज़ को कोऑर्डिनेट करके नहीं रख पाते हो, मतलब आपको याद रखने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपने 5 मिनट पहले कोई एक्टिविटी करी है, वो एक्टिविटी आप भूल जाते हो आफ्टर 5 मिनट्स ड्यू टू अल्जाइमर्स डिजीज़। तो ये अल्जाइमर्स क्या है, आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन में वीकनेस की वजह से ये प्रॉब्लम, ये डिजीज़ क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन वीक होता है विद द इंक्रीज इन एज। ठीक है, टू रिकॉल ओल्ड मेमोरीज बिकम स्लो। देखिए मैंने अभी आपको बताया था अल्जाइमर्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देखिए आपकी जो पुरानी मेमोरीज है उनको याद करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आप बैठ के पूछोगे कि हाँ जी, अगर आपने दादाजी से या दादी से आप पूछोगे बैठ कर किसी ओल्ड इंसिडेंट्स के बारे में, तो वो उस चीज़ को रिकॉल करने में थोड़े से प्रॉब्लम फेस करेंगे। ठीक, इसके बाद में अभी देखिए चेंज इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम।
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का मतलब जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी चेंज आना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज़ होती है उसमें क्या आपका रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बनना कम हो जाता है, जिससे कि आपकी डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी कम बनती हैं, सलाइवा का फॉर्मेशन भी कम होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में आप देखिए जो स्टमक के अंदर जो एम्प्टीनेस है, ठीक है, दीज चेंजेस में रिजल्ट इन डिलेड एम्प्टीनेस ऑफ स्टमक। डिलेड एम्प्टीनेस के बाद में मैंने बात की थी जब आपकी मैंने मेटाबॉलिज्म के बारे में बात की यहाँ पर, वहाँ पर डाइजेशन में मैंने कहा था कि खाना कम खाते हैं। क्यों खाते हैं कम खाना, वो यहाँ पे आपको क्लियर होगा। जब आपकी बॉडी के अंदर, आप स्टमक के अंदर ओल्ड एज में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर्ली नहीं प्रोड्यूस होगी, लाइक सलाइवा भी प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है आपका डाइजेशन भी बहुत देर में होगा, जिसकी वजह से आपका स्टमक भी एम्प्टी नहीं होता जल्दी से, स्टमक भी बहुत लेट एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। इम्पेयर्ड सोलोइंग, आपके अगर यहाँ पे आपके ओल्ड एज में जाकर दांत भी नहीं होता है तो उसमें क्या होता है, ज़्यादातर खाने को स्वॉलो करते हैं, तो जिसकी वजह से कि खाने का ब्रेक डाउन होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका जो ब्रेक डाउन होना, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होना, ये सब में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। डेफिनेटली इट विल लीड टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी में आपका स्लो डाउन होना शुरू होना। साथ ही साथ आपके जो ड्रग हैं, लीवर सेल्स हैं, देखिए ड्रग्स कौन सी जो आपकी लीवर के इफ़ेक्ट को लेस इफ़ेक्टिव बनाती हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं आपके जो लीवर है इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए मेटाबोलाइजिंग ड्रग्स का यूज़ करा जाता है, दवाइयों का इस्तेमाल करा जाता है। क्यों? ताकि आपके जो लीवर के डेड सेल्स हैं उनको रिपेयर किया जा सके। आपकी बॉडी के अंदर एक चीज़ ध्यान रखना, आपका बॉडी रीजनरेटिव नहीं है। जैसे प्लानेरिया है वो रीजनरेटिव होता है, मतलब आपके कोई बॉडी का पार्ट अगर ख़राब हो जाए दोबारा से दूसरा नया बन जाए, ऐसा नहीं है। पर आपके बॉडी के अंदर बहुत ही माइन्यूट छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाते हैं। अगर कोई सेल लीवर के अंदर कोई पार्ट अगर आपका डैमेज हो गया तो वो डैमेज ही रहेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर आपके लंग्स में कोई डैमेज आ गया तो वो लंग्स में डैमेज्ड ही पार्ट रहेगा, वहाँ पे फाइब्रोसिस या हार्ड फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, वहाँ पे नए फाइबर्स बन के उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, ठीक। तो इससे क्या आपका देखिए आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में कैसे चेंज आता है ओल्ड एज के साथ में। साथ ही साथ आपका आता है चेंज इन यूरिनरी सिस्टम, मतलब जब कोई यूरिन का फॉर्मेशन उसको एक्सपेल करना, जो आपको यूरिनरी आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें भी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपकी किडनी का जो फंक्शन है ओल्ड एज के साथ में क्या उसका एफिशिएंसी कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मास ऑफ किडनी क्या होता है डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो ब्लड फिल्ट्रेशन रेट है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसी की वजह से क्या होता है कि ब्लैडर का जो कैपेसिटी है यूरिन को होल्ड करने की वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन क्या है आपका धीरे धीरे पास आउट होता है। मतलब देखिए आपने देखा होगा, कभी आपने किसी ओल्ड एज में देखा हो कि उनको प्रॉब्लम रहती है इस चीज़ की कि वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनका जो ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो इतना, उसके मसल्स टाइट नहीं होते हैं, उसके मसल्स लूज़ होने की वजह से क्या होता है वो यूरिन को होल्ड करने में बहुत ही वीक बन जाता है। इसलिए क्या है आपका एज के साथ में क्या चेंज इन फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर भी चेंज आना शुरू हो जाता है, जैसे टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट में चेंज होना शुरू हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी में चेंज होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी जो लोअर बैक है ओल्ड एज में एल्डर पर्सन के अंदर जो आपकी लोअर बैक है 8 to 10 सेंटीमीटर जो लोअर की साइड में आप बात कर रहे हैं, और साथ में आपका जो हिप जॉइंट है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होती है एंड पेन ज़्यादातर रहता है। घुटनों में अगर आपने सुना कि घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो ये सब क्या है एज के साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का डिक्रीज़ होने की वजह से ये पेन एंड मूवमेंट में प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। इसके बाद में आता है चेंजेस इन सेंस, जो सेंस है उनमें चेंज आना, लाइक टेस्टिंग, विजन देखना, हेयरिंग सुनने में, टेस्ट में, स्मेल, टच, इन सब के सेंसेस में भी कमी आनी शुरू हो जाती है। जो विजन है, जो देखने की जो आइज़ है, इनकी जो सेल्स है इनका भी क्या है आपका जो सेल्स सेंसरी जो आपकी लेंस को होल्ड करने वाली सीलरी मसल्स होती हैं वो लूज़ होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो विजन है वो वीक हो जाता है। जो सीलरी मसल्स होती है जो लेंस को होल्ड करती है उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी वो डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है आइज़ की वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो रेटिना की एफिशिएंसी जिस पे कि आपकी इमेज बनती है, रेटिना क्या है आपके आइज़ के अंदर का एक पोर्शन है जिसमें इमेज फॉर्म होती है। ये देखिए अगर आप बात करें आइज़ की तो आपकी लेंस है, लेंस को यहाँ पे सीलरी मसल्स ने होल्ड किया हुआ है और यहाँ पे आपकी आई है। आई के बाद यहाँ पे आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आपका ब्लाइंड स्पॉट जहाँ से आपके नर्व्स इमर्ज होती हैं, और यहाँ पे क्या आपका ये रेटिना है।
जो रेटिना है इसकी भी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होने की वजह से विजन में क्या होता है, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ एंसिलरी मसल्स की भी होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है, जिससे विजन ब्लर होना शुरू हो जाता है। तो ओल्ड एज के साथ में विजन के साथ में भी प्रॉब्लम होनी शुरू होती है। साथ ही साथ जो हियरिंग है, सुनने की जो कैपेसिटी है वो भी कम होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज ओल्ड एज जो है उनकी डिजीनेस एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव क्विकली विदाउट लूजिंग देयर बैलेंस। बहुत ही जल्दी से मूव करना। आप देखिए हियरिंग जो है सबसे ज़्यादा बैलेंसिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। आप अगर खड़े हैं, आपके पीछे से कोई आवाज़ लगा रहा है तो आपको हियरिंग मतलब बैलेंसिंग करने में ईजी होता है। अगर अचानक से कोई आवाज़ लगाता है तो आप बैलेंसिंग में थोड़ा सा लड़खड़ा जाते हैं। पर जो ओल्ड एज है, ओल्ड एज में अगर आपकी हियरिंग कैपेसिटी सही नहीं है तो डिजीनेस रहता है, मतलब चक्कर आना, एंड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू मूव क्विकली। बहुत तेज़ी से मूव करने में ईजी फील नहीं करते, अब अपना बैलेंस भी लूज़ करते हैं। ठीक है। टिनिटस इज़ मोर कॉमन अमंग ओल्डर एडल्ट्स। टिनिटस क्या है, बहुत ज़्यादा कॉमन है जो ओल्डर एडल्ट्स जो होते हैं उनके अंदर। टिनिटस क्या है, देखिए टिनिटस में क्या है, लॉन्ग टर्म, दिस इज़ लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज़। मतलब जो बंदा मतलब ज़्यादा टाइम तक नॉइज़ के कांटेक्ट में रहता है, अल्टीमेटली क्या होगा, उसको सुनने की पावर जो वो डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए इसको टिनिटस कहते हैं। जो बुढ़ापे में क्या है कि टिनिटस जैसी जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, कि वो बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनने लगते हैं। क्यों? बिकॉज वो पहले से बहुत ज़्यादा नॉइज़ के कांटेक्ट में रहने की वजह से उनकी जो हियरिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में आता है आपको चेंज इन टेस्ट में भी चेंज होना शुरू हो जाता है। लाइक आप जो टेस्ट है, खट्टा मीठा कड़वा, ये सब की जो फील है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें पता नहीं चल पाता है ओल्ड एज में कि क्या टेस्ट, खाने का टेस्ट क्या है। इसी वजह से क्या होता है, उनका जो खाने में इंटरेस्ट है वो भी लूज़ होना शुरू हो जाता है। इसके बाद में आता है चेंज इन स्मेल। 50 एज के बाद में क्या होता है, जनरली स्मेल जो है, स्मेलिंग पावर वो डिक्रीज़ होती है बहुत ही तेज़ी से, क्योंकि जो नंबर है फंक्शनिंग स्मॉल रिसेप्टर जो आपके नोज़ के अंदर, जो अपर साइनस डिक्रीज़ हो जाते हैं। नोज़ के अंदर जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है जो कि आपके सेंस ऑफ स्मेल को एक्टिवेट करता है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, आपके ओल्ड एज में स्मेल की पावर भी डिक्रीज़ हो जाती है। लास्ट में कंक्लूजन ये निकलता है कि ओल्ड एज में क्या है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर नियरली सब कुछ डिक्रीज़ हो जाता है। लाइक आपका ये कंक्लूजन ये है कि जो आपका फिजियोलॉजिकल चेंज होता है ओल्ड एज के साथ में बहुत ज़्यादा चेंज होता है। जैसे कि आपका डिक्रीज़ होता है मसल के साइज़ में, स्ट्रेंथ में, मेटाबॉलिक रेट में। जो बॉडी है वो लीन हो जाती है, बॉडी का मास कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर जो फैट परसेंट है वो इंक्रीज़ होना शुरू होता है, ब्लड का जो फ्लो है वो डिक्लाइन हो जाता है, और जो स्ट्रोक है, वॉल्यूम जो है ब्लड का स्ट्रोक, दैट इज़ स्टार्टेड टू डिक्रीज़। साथ ही साथ इसमें क्या आपकी कार्डियक आउटपुट भी डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, एंड डिक्रीज इन द वाइटल कैपेसिटी, आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी वो भी डिक्रीज होती है। स्लो रिएक्शन, आपके जो रिएक्शन है बॉडी के अंदर वो स्लो हो जाते हैं, मूवमेंट जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसके साथ में लास्ट में आपके जो सेंसेस है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये था आपको कि एजिंग के साथ में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या आपकी पूरी बॉडी की किस तरीके से एजिंग की वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये आपने आज के इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट स्पोर्ट्स इंजरीज क्लासिफिकेशन, कॉज एंड प्रिवेंशन। ठीक है।